सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य असम का किया दौरा, राज्य को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर बनाएंगे स्मार्ट, डिजिटल इंडिया ही विकास की खोलेगा नए द्वार। प्रदेश सरकार के निर्देश और अदालत के निर्देशों के अनुपालन में 22,000 से अधिक लाउड स्पीकर हुए शांत, जबकि 42,000 से अधिक लाउड स्पीकर बजेंगे तय मानकों पर। प्रदेश भर में पवित्र रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा नमाज आज 31,000 से अधिक स्थानों पर अदा की जाएगी नमाज। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और प्रदेश भर में लू, गर्म हवा के थपेड़ों और गर्मी ने किया हाल बेहाल। कई जगहों पर पारा 44 सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने कहा, आने वाले दिनों में भी रहेंगे ऐसे ही हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के दौरे पर पहुंचे तो राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने असम के 3 शिक्षण संस्थानों का शिलान्यास किया, साथ ही 2,950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के लिए चलाई जा रही विकास परियोजनाओं से लोगों को मिल रहे लाभ को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर गिनाया। आपका भरपूर प्यार, ये आपका अपनापन, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए और वो भी उमंग, उत्साह और उत्सव के मूड में, परंपरागत वेशभूषा में। मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपका ये जो प्यार है ना, इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर के राज्यों में सुख, शांति, स्थिरता और समृद्धि लाने की दिशा में जो काम हुआ है, अब उसके परिणाम क्षेत्र में दिखने लगे हैं। इन्हीं प्रयासों के नतीजों को जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम के कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 शिक्षण संस्थानों की आधारशिला भी रखी। दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में डिग्री कॉलेज और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के कोलांग में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं, बल्कि नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। 1,000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। इस दौरान पीएम मोदी ने 2,950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे सरोवरों की जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एक लंबे समय तक क्षेत्र के लोग कठिन दौर से गुजरे हैं। 2014 के बाद पूर्वोत्तर के हुए विकास से लोगों की मुश्किलें कम हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास की नीति पर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है,
वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आपसा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, यहाँ की भाषा, खान पान, कला, हस्तशिल्प, ये सभी हिंदुस्तान की समृद्ध धरोहर हैं। यही सांस्कृतिक धरोहर भारत को जोड़ती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूती देती है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इस संकल्प को और दृढ़ करती है कि क्षेत्र में शांति और विकास का जो चक्र तेजी से घूमना शुरू हुआ है वो रुकने न पाए, वो थमने न पाए और विकास का नया कीर्तिमान स्थापित हो। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, कार्बी आंगलोंग। लखनऊ में प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस समन्वय और संवाद से एक दूसरे की ऊर्जा में वृद्धि होती है। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। और भारत तो इस मामले में दुनिया के अंदर तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब भले ही शारीरिक रूप से किन्हीं कारणों से वो व्यक्ति अपने को सक्षम न मानता रहा हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने, उसके विवेक ने, उसके साहस ने उसे दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और भारत तो इसका उदाहरण है। हम जब भारत की ऋषि परंपरा की बात करते हैं तो सबका ध्यान सहसा ही ऋषि अष्टावक्र की ओर जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा और ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है। और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिव्यांग जन कल्याण विभाग के वार्षिक बजट को 660 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1150 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। पहले के मुकाबले दिव्यांगजन पेंशन अब 11,26,000 से अधिक लोगों को दी जा रही है। जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, उसमें से शिक्षा का क्षेत्र भी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई, कॉलेजेस की शिक्षा प्रभावित हुई, तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे थे। और उन स्थितियों में हम लोगों ने प्रारंभ में व्यवस्था की ऑनलाइन एजुकेशन हो, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, टैबलेट खरीदने की क्षमता नहीं थी।
और उस दिशा शासन ने तय किया कि हम प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर यह कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का एक अभियान है। और उस अभियान के साथ जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस स्मार्टफोन के पास जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, अच्छी संस्थाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। हमारे युवाओं की जेब में और उनके हाथ में पूरी दुनिया होगी और स्मार्टफोन में उनके पास हर प्रकार के पाठ्यक्रम उनके पास कैद होंगे, उनको उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज परिसर के भीतर ही रहने और हाईकोर्ट के आदेश के तहत प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुपालन में प्रदेश भर में 22,000 से अधिक लाउडस्पीकरों की आवाज थम गई है। निर्धारित मानकों के अनुरूप 42,332 से अधिक लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी की गई है। प्रदेश के गृह विभाग ने बताया कि सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन और धर्मगुरुओं की वार्ता के बाद बिना किसी बात के ये कार्रवाई संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर हो रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रभावी रूप से कार्रवाई किए जाने के सख्त निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने नए स्थान पर लाउडस्पीकर लगाए जाने पर भी रोक लगा दी थी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 29,808 धर्मगुरुओं से स्थानीय प्रशासन ने संपर्क किया और समन्वय बनाकर कार्रवाई की। प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को सुधारवादी मुस्लिम संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रमुख सुधारवादी संगठन इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म ने भी देश भर की मस्जिदों को नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की सलाह दी थी। प्रदेश भर में आज केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी व्यवस्था के बीच तय स्थानों पर अलविदा की नमाज होगी। किसी भी नए सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिलों में सतर्कता बरतने के साथ साथ पुलिस प्रशासन को कड़े सुरक्षा इंतजाम के लिए निर्देशित किया गया है। रमजान के महीने में शुक्रवार को प्रदेश में 31,151 पहले से तय स्थानों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने के लिए 46 कंपनी पीएसी और 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2,846 स्थानों पर संवेदनशीलता के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जबकि 19,949 मस्जिदों, 7,436 ईदगाहों और 2,846 अन्य स्थानों पर आज की ये नमाज होनी है। मुरादाबाद प्रयागराज में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, जहां 2 अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षकों को लगाया गया है। इसके साथ ही 1,492 पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी में लगाया गया है। सभी जोनल के एडीजी और रेंज के आईजी, डीआईजी को जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ समन्वय बनाकर हर तरह का सहयोग मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। अलविदा की नमाज के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था खास बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च टीले वाली मस्जिद से शुरू होकर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट होते हुए हुसैनाबाद पर खत्म हुआ। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस, आरएएफ की टीम मौजूद रही। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि अलविदा की नमाज के साथ ईद के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। 50 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, ताकि सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो। सुरक्षा के मद्देनजर 6 एएसपी, 16 एसीपी, आरएएफ कंपनी, 100 महिला पुलिसकर्मी और 6 कंपनी 3 तारीख को जहां तक संभावना है ईद का त्योहार होगा और उसी दिन अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती का त्योहार भी मनाया जाएगा। ये चूंकि सभी त्योहार एक साथ हो रहे हैं, इसके लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, ताकि जो यहाँ लखनऊ की अमन पसंद आवाम है यहाँ की, वो उसके मन में और भी विश्वास की भावना जागृत हो। दूसरी बात कि इससे एक जब हम जनता में एक इंटरेक्शन होता है, जब पुलिस और जनता के साथ रहती है तो उनको एक ज़बरदस्त उनका इंटीग्रेशन होता है। इसी के निमित्त ये किया गया है। हमारे द्वारा जो हमारे डीसीपी सर और सीपी सर के द्वारा मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे 6 एडिशनल एसपी, 14 सीओज, जो एसीपी साहब और 6 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स। इसके अतिरिक्त ड्रोन से सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। माउंटेड पुलिस है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं 50 स्थानों पर।
और इसके अतिरिक्त हमारी जो एक खास टीम है महिला पुलिस कंटिजेंट की, वो करीबन 100 लोगों को यहाँ पे व्यवस्थापित की गई है। वहीं लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद राशिद फिरंगी मैली ने सभी मस्जिदों के इमाम से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें, माइक को निर्धारित ध्वनि के तहत ही लगाया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, रास्तों को ब्लॉक न करें। इस मखसूस और खुसूसी मौके के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने अलविदा एडवाइजरी के नाम से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से। प्रदेश भर में लू और शुष्क मौसम के कारण तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। गुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि 44 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। शनिवार को ये तापमान 44 डिग्री को भी पार कर सकता है। इस संबंध में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो तापमान 46 डिग्री के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। प्रयागराज में 45.9 डिग्री, कानपुर में 45.8 डिग्री, आगरा में 45.6 डिग्री, झांसी में 45.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में औसतन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच चलती हुई तेज हवाएं गर्मी को और ज्यादा कठिन बना रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के अनेक भागों में चक्रवाती हवाओं का असर बना हुआ है। ऐसे में 29 अप्रैल से 1 मई तक पूरे प्रदेश में लू चलने के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 30 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के असर से अलग अलग इलाकों में 1 और 2 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में अयोध्या के गंगा जमुनी तहजीब में खलल डालने का प्रयास करने वालों को अयोध्या पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी ईद में खलल डालना चाहते थे। इस साजिश को अयोध्या पुलिस ने नाकाम कर दिया है और सभी आरोपी कल न्यायालय में पेश किए गए, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह व एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। वारदात में 11 लोग शामिल थे, 7 गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 4 अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। अयोध्या जनपद में 26/27 की रात में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था और उसके पीछे पूरा ये मकसद था कि अपने जनपद की शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाए और शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत 3 लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीजें डाली और ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीजों को वहां से हटा दिया गया और इसको लेकर के जो जिस साजिश के तहत जिस प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी वो नहीं हुई, क्योंकि लगातार धर्मगुरुओं से संवाद हो रहे थे और लोगों का विश्वास था पुलिस में। पूरी घटना का अनावरण हुआ है और जितने लोग अपराधी हैं वो सारे लोग प्रकाश में आ गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, जो सामान इस्तेमाल हुए थे, जो साजिश करता थे, वो सारे के सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो लोग शेष हैं उनको भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे।
बाराबंकी जिले में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही पहली बार खुला बाजार मिलने की वजह से किसानों को गेहूं का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे इस बार किसान के काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण विदेशों में निर्यात मांग में भारी बढ़ोतरी होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की भारी मांग के कारण बाराबंकी जिले में गेहूं का एमएसपी से ज्यादा भाव बाजार में मिल रहा है। सरकारी मंडियों पर गेहूं खरीद 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्राइवेट मंडियों व्यापारियों द्वारा 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है, जिस वजह से किसान प्राइवेट मंडियों व व्यापारियों को सीधा गेहूं बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस साल गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, जिस वजह से किसानों का पैदावार की वजह से लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरा लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये है कि गवर्नमेंट जो निर्धारित रेट है उससे ज़्यादा किसान को मंडी रेट से फायदा मिल रहा है मंडियों से, क्योंकि इसका निर्यात होने लगा है। गेहूं का निर्यात की वजह से बड़ा लाभ है। इस साल मैंने भी अपना गेहूं 40 क्विंटल गेहूं 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचा। इस बार गेहूं की फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। सरकारी रेट जो सब किसानों को मिल रहा है वो 2015 रुपये का है, परंतु प्राइवेट सेक्टर में इस समय 2250 रुपये का गेहूं बिक रहा है। अभी कल मैंने 2250 रुपये का गेहूं प्राइवेट सेक्टर में बेचा है। अब की बार जो गेहूं की फसल है बहुत अच्छी पैदावार हुई है, जिससे किसान अब की बार खुशहाल है और अच्छे निर्यात होने के कारण जो है जो सरकारी रेट है वो 2015 रुपये में खरीदा जा रहा है जो गवर्नमेंट की मंडियां है। लेकिन प्राइवेट में अगर हम बात करें तो जो बाहर के व्यापारी हैं, क्योंकि निर्यात अच्छा हुआ तो बाहर इसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो व्यापारी जो है जो प्राइवेट व्यापारी वो बहुत अच्छे रेटों पे गेहूं खरीद रहे हैं। तो हमने भी जो है अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जो है 70 कुंटल जो गेहूँ है वो हमने अब प्राइवेट व्यापारियों को बेचा और मंडियों में बेचा, जिससे मुझे अच्छा लाभ हुआ है। और इस जो इसका रेट है बाहर वो 2200-2300 रुपये में जो व्यापारी हैं वो खरीद रहे हैं। तो किसान इस बार खुशहाल है। और मैंने गेहूं बेचा है 30-40 कुंटल। सरकारी रेट 2015 है, लेकिन मैंने प्राइवेट बेचा है 2200 रुपये में, और ये सब मोदी जी की कुशल नीतियों का परिणाम है। आजादी के सफर में आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, जो 1886 में हाथरस में जन्मे और 1914 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। आज की इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1886 में हाथरस में राज परिवार में हुआ था। 1914 में राजा महेंद्र प्रताप ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत से बाहर काबुल में बागे बाबर में पहले अस्थायी भारत सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के अपने सहयोगी क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह को इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया। राजा महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और उन्होंने स्थानीय कारीगरों के साथ छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया। दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से गहराई से प्रभावित राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशी कपड़ों को जलाने का आंदोलन चलाया। स्वाधीनता संग्राम में भारत के लिए समर्थन जुटाने के प्रयास में उन्होंने बाहर के कई देशों की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन का शुभारंभ किया। 1932 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 32 वर्ष के निर्वासन के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में अंततः भारत लौटे। सन 1957 में वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से लोकसभा के लिए चुने गए। 29 अप्रैल 1979 को अपनी अंतिम सांस तक वो लगातार समाज सुधार के कार्यों के लिए समर्पित रहे। महान राष्ट्रवादी नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शत शत नमन। आज हम ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में ब्रिटिश शासन से जुड़े। 4 वर्ष बाद ही उन्होंने डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना जीवन देश के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गांधीवादी कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वो ओडिशा कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए और बाद में उत्कल सम्मेलनी के स्थायी सदस्य भी बनाए गए। स्वराज के लिए गांधीवादी संघर्ष के इस चरण में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान
जनवरी 1922 में जगत सिंहपुर में अलकाश्रम की स्थापना था। इस आश्रम में उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण और शिक्षा की गांधीवादी प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर अपनाया। 1930 में गोपबंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह के विख्यात नेता बन गए। ब्रिटिश प्रशासन ने 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया और मार्च 1931 तक कारागार में रखा। 1934 में महात्मा गांधी ने ओडिशा में पदयात्रा की। गांधी जी ने गोपबंधु को बारी में सामाजिक कार्य करने के लिए चुना और गांधी जी की ही सलाह पर उन्होंने 13 अगस्त 1934 को अपने परिवार और कुछ सहयोगियों के साथ बारी में एक ठिकाना बना लिया और लोगों के लिए सेवा कार्य शुरू कर दिया। आजादी के बाद गोपबंधु 1950 के दशक में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन से जुड़ गए। ग्रामीण ओडिशा में महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने के सार्थक सेवा काल के बाद 29 अप्रैल 1958 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपबंधु चौधरी को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद इंद्रभूषण राय का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1890 में खुलना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। 1908 में इंद्रभूषण हाई स्कूल के विद्यार्थी थे जब उन्होंने चंद्रनगर के मेयर पर बम फेंका था। बाद में वे माणिक टोला गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अलीपुर बम कांड में शामिल होने के लिए उन्हें 1909 में 10 वर्ष के लिए सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें इतनी अमानवीय यातनाएं दी कि उन्होंने 29 अप्रैल 1912 को जेल में ही आत्महत्या कर ली। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को शत शत नमन। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्य असम का किया दौरा, राज्य को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट देकर बनाएंगे स्मार्ट, डिजिटल इंडिया ही विकास की खोलेगा नए द्वार। प्रदेश सरकार के निर्देश, अदालत के निर्देशों के अनुपालन में 22,000 से अधिक लाउड स्पीकर हुए शांत, जबकि 42,000 से अधिक लाउड स्पीकर बजेंगे तय मानकों पर। प्रदेश भर में पवित्र रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा नमाज आज 31,000 से अधिक स्थानों पर अदा की जाएगी नमाज। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और प्रदेश भर में लू, गर्म हवा के थपेड़ों और गर्मी ने किया हाल बेहाल। कई जगहों पर पारा 44 सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने कहा, आने वाले दिनों में भी रहेंगे ऐसे ही हालात।